नमस्कार दोस्तों, हमारा देश, हमारा मुल्क इस समय कोरोना के अलावा भी कुछ एक चुनौतियों से, गंभीर चुनौतियों से इस वक्त दो चार हो रहा है और उनका मुकाबला कर रहा है। उनको एक प्रकार से कंट्रोल करने का, उसका सही मानों में उसे नेस्त नाबूद करने का जो है वो तौर तरीका सोच रहा है। हमारा देश कुछ प्रवृत्तियों में ऐसा उलझा है कि समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं आकार में, और जो हमारी जो जूझने की क्षमता है उसके लिए इसी सही मानों में इम्तहान की घड़ी है। दूसरा संकट आजकल हमारे देश के सामने कोरोना के अलावा चीन का भी है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पड़ोसी देश का जिक्र करके पहेलियों में बात करने की बजाय आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मेन मुद्दे पे कि चीन की स्थिति मित्रों गंभीर है। कुछ मामलों में हमने अतीत में बहुत सद्भावपूर्ण पग उठाए हैं, यहाँ तक पग उठाए हैं कि हमने उस देश के साथ अतीत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से जो मोह भंग की स्थिति आई थी, उस मोह भंग से उबर कर हमने फिर से रिश्तों की बहाली का काम शुरू किया। हमने आपसी व्यापार को बढ़ावा दिया और यहाँ तक कि हमारे यहाँ गणेश पूजा के दिनों में गणेश की मूर्तियाँ भी वो चीन से बन के आने लगीं, और छोटे छोटे बल्ब के बारे में, हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में भी हम लोग उस देश के उत्पादन पर निर्भर से हो चले थे। हमारा जो निर्यात था वो बहुत कम धीरे धीरे होने लगा था और हमारा आयात निरंतर बढ़ता जा रहा था। और यहाँ तक सिर्फ ये कलाकृतियों की बात नहीं है, गणेश मूर्तियों तक बात सीमित नहीं थी। हमारे आईटी में भी उनका दखल जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तार से, इतना ज़्यादा विस्तृत हो गया था कि अब जब एकाएक पता चला कि हमारा आईटी उद्योग भी चीन पर भी इतना ज़्यादा निर्भर हो रहा है कि किसी वक्त क्रैश हो सकती हैं चीज़ें, तो हमें एकदम से नींद से हम आंखें खुली और हमें लगा कि ये मामला ठीक नहीं है और हमने कुछ कड़े कदम उठाने शुरू किए। मित्रों, बस किसी भी देश के साथ जब आप निपटते हैं तो आपको उस देश की मानसिकता का पता होना चाहिए। जहाँ तक चीन की है, चीन की बात मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से करना चाहता हूँ कि अब तक 23 देशों की, सिर्फ भारत का सवाल नहीं, हम तो अपने कुछ किलोमीटर एरिया, कुछ हज़ार किलोमीटर एरिया के लिए झंडा बुलंद किए हुए हैं कि हमारा चीन ने कब्ज़ा रखा है। 23 देश ऐसे हैं जिनकी धरती धीरे धीरे चीन ने अपनी विस्तारवादी नीयत को बढ़ावा देने के लिए धीरे धीरे उनकी धरती कब्जा ली है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है मित्रों। एक ऐतिहासिक स्थिति में आपको बताता हूँ, चीन कभी हमारा पड़ोसी नहीं था, आज पड़ोसी है, आज सीमाएं मिलती हैं। कभी सीमाओं के बीच में तिब्बत भी था। दलाई लामा सर्वोच्च राष्ट्र प्रमुख के नाते वहाँ जाने जाते रहे थे। वहाँ से लाखों की संख्या में तिब्बती शरणार्थियों को शरण लेनी पड़ी भारत में आकर। और हमने मित्रों, एक हमारी मानसिकता अलग सी रही है। हमने कभी किसी युद्ध में जब भी विजय प्राप्त की है, हमने कहीं ना कहीं शांति वार्ता के समय उस उपलब्धि को, उस विजय को अपनी विस्तारवाद का नज़रिया जो है नहीं बनाया, हमने उसको खो दिया। हमारे जवानों ने, हमारी सेनाओं ने भारत पाक युद्ध के समय जो क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में लिए थे, जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई तो सारे के सारे क्षेत्र हमने लौटा दिए। हमने वो नज़रिया जो है अपना हमेशा बनाए रखा, और यही स्थिति इससे पहले भी होती रही है। जब भी हमने कहीं ये जो मानसिकता है, जो मनोवृत्ति है कि शांति की मेज़ पर बैठकर सब कुछ खो देना, सारी विजय की उपलब्धियों को खो देना, ये समस्या हमारी ऐतिहासिक है, ये बीमारी है, हमारे एक रगों में है, जिसका इलाज अब हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये बीमारी तब भी थी जब कलिंग विजय के बाद विरक्ति जागी अशोक में और वो बौद्ध हो गया और उसने सारा का सारा युद्ध से उसके मन में विरक्ति सी आ गई। महाभारत का युद्ध हुआ, इतना कुछ वो विजय प्राप्ति के बाद भी पांचों पांडव जो थे वो विरक्ति के शिकार हुए, और अंत जो है वो कितना दारुण था, उस कथा को मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार से जितनी भी कथाएं हमारी युद्ध भूमि की आती हैं, अब मोहम्मद गौरी ने इतनी बार हमला किया, 10 बार या 11 बार वो पराजित हुआ पृथ्वीराज चौहान से,
लेकिन लगातार वो हमले करता रहा और उसके बाद एक हमले ने सिर्फ देश का नक्शा बदल के रख दिया। उसकी जो अंतिम जो 13वीं बार या 12वीं बार जो विजय हुई थी, उस विजय ने इस देश का पूरा परिवेश जो है वो हुलिया सारा का सारा बदल कर रख दिया। वो इसलिए बदल पाया क्योंकि 11 बार हमने उसको माफ़ किया, हमारे शासकों ने, और हर बार हम क्षमा याचना देते रहे कि जाओ तुम्हें छोड़ा। और ये बात सब जगह हुई। ये कलिंग विजय के बाद भी, ये मोहम्मद गौरी वाले और चौहान वाले सिलसिले के बाद भी, हमारे स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी ऐसा ही हुआ। हमने यही किया कि हमने क्षेत्र छोड़ दिए, हमने पड़ोसी देश पाकिस्तान की परवरिश के लिए, वहाँ की आर्थिक समृद्धि के लिए अपनी ओर से बहुत सारी मदद की। और उसके बाद ये नहीं था कि सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी शिमला समझौते के वक्त सारा कुछ जो जीता था वो हार के आ गई। ये बातें बाद में भी ऐसी हुई। हमने कभी भी इतिहास में अपने लिए एक विजेता की छवि को अक्षुण्ण बनाए रखने में विश्वास नहीं रखा। ये एक मनोवृत्ति है, इसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी ज़रा ज़रूरी है और इसका विश्लेषण बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ये क्या होता है ऐसा कि हम लोग शांति की टेबल पर, शांति की मेज़ पर वो सब कुछ सौंप के या सब कुछ समर्पित करके आ जाते हैं, जो कुछ हमने बड़े कड़े संघर्षों के बाद और कड़ी दौड़ धूप के बाद और कड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद जो चीज़ें प्राप्त की थी वो हम खो के आ जाते हैं। ये हर बार हुआ ऐसा। बांग्लादेश पूरी की पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में था, लेकिन जब हमने वहाँ स्वतंत्र उनको होने दिया तो उसके बाद ये हुआ कि हमारा थोड़ा बहुत नियंत्रण भी उस देश पर नहीं रहा। और आज जिन देशों के मन में भारत के प्रति थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कटुता आई है, उनमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसकी स्वाधीनता में हमारी भूमिका रही है। उनमें नेपाल शामिल है, जिसको हमने बेहद अतीव सम्मान दिया। सम्मान की पराकाष्ठा ये दी कि हमने एक प्रोविज़न रखी भारत के साथ नेपाल के रिश्तों में कि वहाँ का जो सेनाध्यक्ष होगा वो पदेन रूप में, एक्स ऑफिशियल रूप में हमारी भारतीय सेना का भी जनरल कहलाएगा, और हमारा जो जनरल होगा वो पदेन ऑफिशिएटिंग रूप में, पदेन रूप में सम्मान के स्वरूप वो नेपाल की सेना का भी जनरल कहलाएगा। तो ये जो हमने यहाँ तक चले गए कि एक छोटे से देश को हमने इतनी अहमियत दी, उसको दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में उसको मान्यता दी और वहाँ का गुणगान किया। और वहाँ की जो समृद्धि थी, वहाँ की जो निर्माण था, वहाँ का नवनिर्माण, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी, अपनी पूंजी लगाई, अपने बंदे लगाए और हमारे लोग वहाँ पर जाकर बसे। उन्होंने सारी जो व्यापार की जो व्यवस्था थी उसको नया रूप दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज स्थिति वो भी है कि नेपाल ने अपने नक्शों में, अपने जो नए मानचित्र हैं उनमें भारतीय क्षेत्रों को दिखाना शुरू कर दिया। ये स्थिति क्यों आती है कि हमारे ऊपर हमारे पड़ोसी जब हावी होने लगते हैं, या जहाँ जहाँ हमने कोई शांति के प्रयास किए होते हैं, जहाँ जहाँ हमने किसी के देश के नवनिर्माण में कोई योगदान दिया होता है, वहाँ से हमको थोड़ी हताशा हाथ लगती है। और इसके मूल कारण कुछ तो होंगे जो अध्ययन की मांग करते हैं, जो शोध की मांग करते हैं और अपने राष्ट्रीय DNA में कुछ न कुछ बदलाव लाने की बात भी होती है। तो मित्रों, ये एक प्रश्न गंभीर है। इस पर एक एपिसोड में या एक बातचीत में हम लोग निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस समय हम जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, हमें अपने राष्ट्र की प्रभुसत्ता को अक्षुण्ण रखना तो है ही, इसके अलावा हमें जागरूक भी रहना है कि हम फिर ऐसा ना हो कि हम कुछ कड़े कदम उठाकर अपना तेवर कड़ा करके हम लोग अपनी अस्मिता को बचाने का प्रयास करें, अपनी सीमाओं की रक्षा का प्रयास करें और उसके बाद किसी शांति की मेज़ पर सारे दाव हार दें। ये जो है, ये जुआ जो संस्कृति है हमारी, कि हम कहीं ना कहीं दाव हारने में विश्वास करते हैं, तो दाव हारने की जो मनोवृत्ति है, इससे उभरना बहुत ज़रूरी है। वरना देर सवेर हमारे बहुत सारे क्षेत्र हमारे पड़ोसियों या दूर दराज के दूसरे देशों के कब्ज़े में आ जाएंगे। इसलिए अपने देश की सीमाओं को अगर अक्षुण्ण रखना है तो मित्रों, बहुत सारे मोर्चों पर, और यहाँ तक कल्चरल DNA
और सांस्कृतिक डीएनए के अलावा भी मैं कहता हूँ कि हमारी जो सोच का डीएनए है उसमें भी अगर कोई जेनेटिक्स में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत हो तो हमें वहाँ भी कोई प्लाज्मा थेरेपी ले आनी चाहिए। तो ये मेरा आग्रह है कि ये गंभीर प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।